चलो बच्चों, फिर से ग्रेविटेशन के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने पार्ट 1 देखा होगा और समझा होगा, और कोई दिक्कत है तो आप उस पे अपने कमेंट्स दिए होंगे, और यदि नहीं दिए हैं तो अभी भी कमेंट्स दीजिए। मैं उसको कोशिश करूंगा आपको अपने तरफ से कोई कंफ्यूजन है तो उसको दूर करने के लिए। चलिए, इसमें हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो है थ्रस्ट एंड प्रेशर, बुओयंसी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, रिलेटिव डेंसिटी, और एक क्वेश्चन है कि यदि धरती में, अर्थ में, यदि हम एक टनल बना दें वन साइड टू अनदर साइड तो क्या होगा, और उसमें आपको धक्का दे दिया जाए। और इसके अलावा हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जो एक्सरसाइजेज में दिए हुए हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं, थ्रस्ट है क्या। थ्रस्ट क्या है? फोर्स एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलर, तो उसको हम थ्रस्ट कहते हैं। ये इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स which acts on a surface in the perpendicular direction। तो ये थ्रस्ट कुछ नहीं है, ये टाइप ऑफ फोर्स है। सो इसका क्या, इसका जो एसआई यूनिट क्या होगा? न्यूटन होगा, क्योंकि इट इज ए टाइप ऑफ फोर्स। इस थ्रस्ट को क्यों क्यों हम थ्रस्ट को लेके चलते हैं? क्योंकि हमारा जो अगला जो डिस्कशन है वो प्रेशर है। तो प्रेशर इज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। एरिया जितना ही अधिक होगा, प्रेशर कम जाता है, जबकि थ्रस्ट दोनों बराबर होता है। यानी कि फोर्स दोनों परपेंडिकुलर फोर्स जो है उस पर्टिकुलर सरफेस पे दोनों कंडीशन में बराबर हो। यदि एरिया ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा होगा, कम होगा, और एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा महसूस होगा। तो प्रेशर क्या है? प्रेशर है फोर्स एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। और इसका एसआई यूनिट क्या है? नेचुरल है, पर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया है, तो न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका ये एसआई यूनिट है। और इसका जो फॉर्मूला है थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। थ्रस्ट जो है किस कहीं भी हो सकता है, इवन लिक्विड में भी हो सकता है, गैसेस में भी हो सकता है, नॉर्मल, जैसे कि आपको कहा जाता है फॉर एग्जांपल कि आपको जो नीडल से आपको चुभोया जाए तो आपको ज्यादा दर्द होती है। क्यों? क्योंकि वो उसका नीडल का जो सबसे पॉइंट होता है, जो शार्पेस्ट पॉइंट है, उस जो आपको टच कराया जा रहा है, वो उसका क्या होता है, उसका एरिया बहुत कम होता है और फोर्स समान बराबर लगा। जैसे कि आप कील ठोकते हैं तो उसका पोर्शन जो है वो नुकीला इसलिए रखा जाता है कि जो आप फोर्स लगा रहे हैं उसका जो रिजल्टेंट प्रेशर है, फाइनल जो प्रेशर बन रहा है उसको छेद करने के लिए वो पूरा का पूरा अधिक से अधिक लगे, क्योंकि एरिया बहुत कम कर दे रहा है। वही मोटा सा आप ठोकेंगे तो नहीं ठोकेंगे, नेचुरल है। तो वो उसमें प्रेशर कम कम लगता है क्योंकि पर यूनिट एरिया उसका ज्यादा हो जा रहा है। तो फोर्स, इक्वल फोर्स पे यदि एरिया कम हम कम एरिया पे एग्जर्ट करते हैं तो प्रेशर ज्यादा होंगे। तो इससे एनसीईआरटी में चैप्टर में एक और चैप्टर है प्रेशर्स इन फ्लूइड्स। तो फ्लूइड्स, जबकि जब कभी भी हम फ्लूइड्स की बात करेंगे तो इट इंक्लूड्स गैसेज एंड लिक्विड्स, दोनों फ्लूइड ही है। The fluid pressure is measurement of the force per unit area on object in the fluid or on the surface of closed container। इस सरफेस पे जो चारों तरफ लगता है फ्लूइड के चलते जो प्रेशर, दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ प्रेशर है। द प्रेशर कैन बी कॉज बाय ग्रेविटी, एक्सेलरेशन, और बाय फोर्स आउटसाइड और a closed in container। Since a fluid has no definite shape, its pressure applies in all direction। नेचुरल है, वो उसका अपने मास के चलते या ग्रेविटी के चलते जो वो फोर्स लगा रहा है चारों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो चारों तरफ उसके फोर्स बराबर होंगे। आगे आते हैं, बुओयंसी, और इसको अपथ्रस्ट भी बोलते हैं। अपथ्रस्ट क्या है? इट इज एन अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय ए फ्लूइड दैट अपोजिट द वेट ऑफ पार्शियली और फुल्ली इमर्ज ऑब्जेक्ट। यदि कोई किसी पानी में किसी लकड़ी के एक टुकड़े को आप डालते हैं, यदि वो पूरा डूबा हुआ है या कम भी डूबा हुआ है, जो लिक्विड उसके ऊपर फोर्स लगा रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, दिस इज थ्रस्ट, दिस इज फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन वर्टिकली।
परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगा रहे हैं उसे ही बुयोंसी कहते हैं। तो बुयोंसी, in fact all object experiences a force of buoyancy when they are immersed in a fluid. The magnitude of buoyant force depends on the density of the fluid. जिस टाइप के फ्लूइड में आप डालेंगे, इस जो नीचे से जो फोर्स लग रहा है दैट विल डिपेंड ऑन द डेंसिटी। यदि ज़्यादा डेंस लिक्विड में आप उसको डाल रहे हैं तो जो ये फोर्स लगाएगा वो ज़्यादा लगाएगा। इसीलिए क्या होता है, जो हल्का सामान होता है वो पानी में हो सकता है ना डूबे, भारी सामान डूब जाता है, क्योंकि नीचे से जो फोर्स लग रहा है हल्का में का डेंसिटी कम होता है, इसका डेंसिटी ज़्यादा होता है। जैसे लोहा होता है उसका डेंसिटी कम होता है, इसका डेंसिटी लोहा का डेंसिटी ज़्यादा होता है, और लिक्विड जो नॉर्मल पानी है या कोई दूसरा लिक्विड उसका कम होता है, तो वो उसका जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है वो फोर्स कम लगता है। तो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे की तरफ आने का है फोर्स, उसको उस लोहे का जो ऑब्जेक्ट है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता है, और अपवर्ड फोर्स या फ्लुएंसी या थ्रस्ट, अपवर्ड थ्रस्ट जो है वो कम होता है, तो डूबने लगता है। अब आगे भी हम लोग पढ़ेंगे कि क्यों जहाज नहीं डूबता है, तो वहां आर्किमिडीज के प्रिंसिपल अप्लाई करता है, तो आगे भी हम लोग देखेंगे। तो ये अपवर्ड जो थ्रस्ट है दैट डिपेंड्स ऑन द, जिस लिक्विड में लिक्विड के जो डेंसिटी है उस पर डिपेंड करेगा। तो क्वेश्चन है, why it is difficult to hold a school bag having a strap made of a thin and strong string। तो क्या होता है, जब पतला, आप भी पतलेंगे, आप देखेंगे कि आपको बाल्टी की पानी को पकड़ना है, उसके जो कड़ी होती है पतली होती है, तो आप जब पकड़ेंगे तो आपको दर्द होगा। बहुत बार ध्यान दीजिएगा, जो प्लास्टिक की बाल्टी होती है उसमें थोड़ा सा प्लास्टिक, उसका जो लोहे का कड़ी होती है उसमें एक प्लास्टिक का भी थोड़ा, हाथ जहाँ पकड़ते हैं थोड़ा मोटा दे दिया जाता है, या यदि उसमें भी दर्द होता है तो कुछ वहां पे कपड़े लोग लगा लेते हैं। तो क्या होता है, उससे पर यूनिट सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो सरफेस एरिया बढ़ने से प्रेशर कम जाता है। तो सिमिलरली स्कूल बैग जिसके पतले स्ट्रिंग होंगे, तो नेचुरल क्या है, वो पूरा का पूरा जो वेट है, वेट इज ए टाइप ऑफ फोर्स, आपने पढ़ा है, तो वो उसके कंधे पे लग रहा है, और कम यूनिट एरिया में लग रहा है, तो क्या होता है, वो प्रेशर ज्यादा क्रिएट कर रहा है। तो जब प्रेशर ज्यादा क्रिएट करे तो उसको दर्द महसूस होगा। तो इसीलिए प्रेशर इज ए पर यूनिट एरिया ऑफ थ्रस्ट, दैट इज फोर्स, द स्मॉलर इज द सरफेस एरिया, द लार्जर विल बी द प्रेशर ऑन द सरफेस। तो पतला नेचुरल है, पतला में क्या है कि वेट जो है, आप जो आपका स्कूल बैग का वेट है, आप मोटा स्ट्रैप होगा, आप ध्यान भी दीजिएगा, तो मोटा स्ट्रैप क्या है, उसके चलते प्रेशर कम लगेगा, तो आपको दर्द कम होगी। लेकिन वही पतला स्ट्रैप दे दिया जाए तो आपको दर्द ज्यादा होगी। ठीक है, तो आगे आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय बुयोंसी। बुयोंसी कुछ नहीं, इट इज अ अपथ्रस्ट। जब भी कोई फ्लूइड, वो ये लिक्विड हो या गैसेस हो, जो ऊपर की तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट में लगता है अपवर्ड डायरेक्शन में, उसको हम बुयोंसी बोलते हैं। तो buoyancy or upthrust is an upward force exerted by a fluid that opposes the weight of a partially or fully immersed object. The magnitude of this buoyant force depends on the density of the fluid. नेचुरल है, जितना फ्लूइड का डेंसिटी होगा, जिस पे वो आ रहा है या डाला जा रहा है या रखा हुआ है, उसके इक्विवेलेंट उसका अपवर्ड फोर्स होगा। Why does an object float or sink when placed on a surface of water? The object float when buoyant force of acting on the object is equal to or more than the weight of the object। देखिए क्या है, जब कभी किसी चीज को आप पानी में डालते हैं तो क्या होता है, ग्रेविटी के चलते उसमें एक फोर्स लग रहा है जो उसको नीचे की तरफ खींच रहा है। एट द सेम टाइम वो जो लिक्विड है या फ्लूइड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में बुओयंट फोर्स ऑफ थ्रस्ट लगा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जब कभी भी अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स उसके वेट के चलते, उसके जो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा होगा, वो फ्लोट करेगा। और जब कभी भी जो वेट होगा वो ज्यादा हो गया, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा और अपथ्रस्ट या बुयंट फोर्स कम होगा, तो क्या होगा, वो
सिंक कर जाएगा। द ऑब्जेक्ट व्हेन बुoyant फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट लेस देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट और डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द वाटर, इन दोनों कंडीशन में देखिए, मैंने इसको जानबूझ के दोनों लाइन दिया है। डेंसिटी भी एक वर्ड है, बट फोर्स भी एक चीज है। केवल डेंसिटी होगा, जैसे कि लोहे की जहाज नहीं डूबती है। अब लोहा से तो बना है, उसकी डेंसिटी तो पानी से ज्यादा है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इसका फोर्स ज्यादा लग रहा है। अब अपथ्रस्ट ऑफ वर्ड फोर्स इज मोर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, जितना इसकी धरती उसको अपने तरफ खींच रही है उस जहाज को, उससे ज्यादा अपवर्ड फोर्स लग रहा है। इसलिए केवल इतना कह देना कि डेंसिटी केवल जिम्मेवार है, यह सही नहीं है। बोथ जिम्मेवार है, डेंसिटी के चलते भी हो सकता है और अपवर्ड फोर्स, जो दोनों डेंसिटी के चलते भी अपवर्ड फोर्स लगता है और एरिया पे भी डिपेंड करता है। यदि उसका एरिया आप बढ़ा देते हैं तो नेचुरल क्या होता है, इवन द डेंसिटी दोनों का समान है, बट यू आर इंक्रीजिंग दैट सरफेस एरिया, तो क्या होता है, उसका अपवर्ड फोर्स जो है वो ज्यादा महसूस होता है। जैसे कि आदमी पैराशूट से जब जंप मारता है, ध्यान दो भैया, इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जब पैराशूट का जितना ही बड़ा एरिया खुला रहेगा, हवा उतना ही उस पर लगेगा, तो वो उसको हो सकता है वो बैलेंस कर ले, ऊपर नहीं रोक के रह जाए उसको। लेकिन आदमी का डेंसिटी क्या है, ज्यादा है हवा से, तो केवल डेंसिटी कहना इट इज नॉट ऑलवेज करेक्ट, इट इज वन ऑफ द फैक्टर। डेंसिटी के चलते ऊपर में फोर्स जो होगी वो ज्यादा होगी, बट हवा में तो ऊपर तैरता रह सकता है, हवा में चिड़िया तैरता रह सकती है। हवा में अपने डैने को फैलाकर चिड़िया को आप देखेंगे कांस्टेंट रह जाता है बहुत देर तक। चील को ध्यान दीजिएगा, वो कांस्टेंट रह जाता है। तो केवल ये कहना कि डेंसिटी इज द ओनली आंसर, मैंने बहुत जगह देखा है डेंसिटी इज द ओनली आंसर, इट इज नॉट 100% करेक्ट। दोनों चीज होंगे। यदि एरिया बढ़ जाती है, अब जो उसका अपवर्ड थ्रस्ट ज्यादा लग रहा है क्योंकि एरिया ज्यादा हो जा रहा है, तो उस कंडीशन में वो उसको सिंक नहीं करेगा। ठीक है, दोनों कंडीशन है। सिंपल एक लाइन कहीं होगा द डेंसिटी इज करेक्ट, बट डेंसिटी इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। यदि दोनों ऑप्शन दिया हुआ है कहीं कहीं, तो दोनों में आपको मारना पड़ेगा ठीक। अदरवाइज केवल डेंसिटी दिया हुआ है कि डेंसिटी ज्यादा होगा तो सिंक नहीं करेगा, ओके, इट इज ऐसा नहीं कि गलत है, बट ये बहुत जगह ऐसे भी होते हैं कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है तो भी वो नहीं डूबता। मेरा केवल यही कहना है। तो केवल आप ये कह देंगे कि फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा है तो भी वो ज्यादा है तो वो नहीं डूबेगा, और कम है तो डूब जाएगा, करेक्ट नहीं होगा। बस ये कहना है, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे आते हैं फटाफट। सॉरी, आर्किमिडीज की कहानी पढ़ेंगे और बुक में भी दिया हुआ है कि वो बाथटब में नहा रहा था और वो भी सोचता रहता था कि क्यों जहाज नहीं डूबता है और क्यों तैरते रह जाता है। बहुत उसका टेंशन हो रहा था कि अचानक जब उसको पता चला, उसको समझ में आया कि वो पानी में जब गया तो पानी जब बाहर उस जो जितना मास पानी जितना अंदर डाला गया टब में, उतना ही पानी बाहर आ गया। तो उसको एक इसका गूढ़ रहस्य पता चला। उसके पीछे एक रीजन था कि उसको एक जो राजा ने जो मुकुट दिया था उसकी विदाउट कोई जांच किए उसको पता लगाना था कि वो उसमें शुद्धता मतलब कि प्योरिटी कितनी है। तो सॉरी, लोग तो बोलते हैं कि नंगे दौड़ गया, इतना खुश हुआ कि यूरेका यूरेका कहते हुए कि मुझे मिल गया मुझे मिल गया। खैर, कहानी से ज्यादा उसके प्रिंसिपल पे आते हैं। व्हेन ए बॉडी इज इमर्ज फुल्ली और पार्शियली, पूरा और उसका पार्ट, इन ए फ्लूइड, फ्लूइड यहां जानबूझ के लिखा हुआ है, लिक्विड और गैसेस, it experience an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it। इसमें उतना ही फोर्स लगेगा जितना कि वो लिक्विड को डिस्प्लेस किया। कहीं भी आप डाले, टब में डाले, तो जितना लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा उसके इक्विवेलेंट उसमें फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में।
Archimedes principle has many applications. It used in designing ships and submarines. Lactometers, which is used to determine the purity of sample of milk, and hydrometer used for determining density of liquid, are based on this principle. बात समझ गए? ये एक सिंपल सा बात कहता है. इसी यहीं पे शिप क्यों नहीं डूबता है? पता, शिप का जब एरिया बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, वो ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस करता है. तो जब ज्यादा जितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा उसके इक्विवेलेंट उसको फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ. तो मालूम हुआ कि जो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उससे ज्यादा फोर्स अपवर्ड फोर्स लग रहा है, जिसके चलते वो डूब नहीं रहा. तो इसमें क्वेश्चन है, यू फाइंड योर मास टू बी 42 kg ऑन वेइंग मशीन. इज योर मास मोर और लेस देन 42 kg? नॉर्मल कोर्स में क्वेश्चन में एक बात ध्यान दीजिए, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फ्री फॉल में कहता है कि उसने जो इन्वायरमेंट है उसको उसने कहा है जीरो. फ्री फॉल में क्या कहा है? ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स लगना चाहिए. फ्री फॉल को फिर से पढ़िए, फिर से ध्यान दीजिए, उसमें क्या कहा गया है? देयर शुड बी ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई अदर फोर्स नहीं है. ऐसा होता नहीं है मेरे भाई, ऐसा होता नहीं है. हवा तो रहती है, बट फ्री फॉल कंडीशन नॉर्मली हम लोग मान लेते हैं कि हवा के चलते जो अपवर्ड फोर्स लगना चाहिए, जो बुएंट फोर्स है, जो अप थ्रस्ट है, वो लगभग नेग्लिजिबल है या नहीं है. जनरली ऐसा थोड़ी होता है कि तुम वैक्यूम में कूदोगे ऊपर से. फ्री फॉल करते वक्त कोई ऐसा तो नहीं कि वैक्यूम में कूदता है, बट उनका कहना है कि वैक्यूम में है. इसीलिए इस क्वेश्चन में एक लोचा जरूर है. लोचा ये है कि ये नहीं कह रहा है कि इसमें अपवर्ड ऑफ थ्रस्ट भी देखना है कि नहीं देखना है, बट क्वेश्चन जो पूछ रहा है उससे ये पता चलता है कि शायद इट हैज बीन डिजाइन पे, क्योंकि अदरवाइज कोई पूछने का कोई मतलब नहीं है कि जो 42 kg है दैट विल बी 42 kg ही ओनली. 42 kg है तो 42 kg होगा. तो इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन द बुएंट फोर्स के बाद की क्वेश्चन है, तो यहाँ पे उसको अप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए बुएंट फोर्स आएगा. अब क्या है, वेइंग मशीन जो वेट करता है, जब आप खड़े होते हैं उस पर, तो उसमें क्या होता है, उसमें नीचे से हवा भी थोड़ा बहुत आपको ऊपर की तरफ लग रहा है. ठीक है, नीचे की तरफ क्या करता है ग्रेविटेशनल फोर्स. वेट क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है मेरे भाई. जो भी वेट है ग्रेविटेशनल फोर्स है m/g. बट इसमें थोड़ा सा बुएंट फोर्स भी लगा हवा के चलते, क्योंकि हवा मौजूद है. जब आप उस पर चढ़ोगे वेइंग मशीन में, किसी चीज को रखोगे तो हवा उस पर मौजूद है, तो वो नीचे से जो बुएंट फोर्स लगेगा वो स्लाइटली उसको कम कर दे रहा है. ठीक है ना? तो जो एक्चुअल वेट है, यदि उसका 42 kg ही वेट है, यदि उसमें हवा ना होता, वो एक वैक्यूम में तौला जाता, तो उसका यदि 42 kg वेट है और यदि नॉर्मल कंडीशन में तौलेंगे तो स्लाइटली 42 kg से थोड़ा कम होगा. ठीक है, तो इसका ही यही है. तो बट द बुएंट फोर्स buoyancy ड्यू टू एयर ऑन ए बॉडी एक्ट्स वर्टिकली अपवर्ड. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस our apparent weight is less than the true weight. Since the weighing machine measures the apparent weight on our true weight is more, hence the true mass will be slightly more than shown by the weighing machine. मतलब कि जो एक्चुअल मास है, एक्चुअल मास की कल्पना हम कब कर रहे हैं? हम सब कर रहे हैं कि जब कुछ भी नहीं है, देन वो एक्चुअल, वो जो मास है, हवा हुआ का कुछ नहीं असर है, उसमें 42 kg है. तो उसको यदि यहाँ पे 42 kg इसको डालेंगे नॉर्मल कोर्स में, वहां पे 42 kg है तो यहाँ 42 kg से थोड़ा कम बताएगा. और यदि ये 42 kg बता रहा है, समझ गए, तो इसका मतलब वो 40, नॉर्मली ये 42 kg बता रहा है, तो वो एक्चुअल कंडीशन में 42 kg से ज्यादा होगा. समझ लो मेरा बात क्या कहना चाह रहे हैं. यदि वैक्यूम में 42 kg है तब यहाँ नापोगे तो 42 kg से कम है, बट यहाँ पे नाप रहे हो नॉर्मल कंडीशन में, हवा हुआ है मौजूद और वेइंग मशीन पे सामान डाल के नाप रहे हो, तौल रहे हो, और 42 kg बता रहा है. इसका मतलब वो एंट्री फोर्स भी उस पर लागू होने के बाद वो 42 kg है. इसका मतलब कि नॉर्मल कोर्स में, नॉर्मल कोर्स नहीं कहते, वैक्यूम में एक्चुअल, वैक्यूम में ही एक्चुअल आएगा,
तो उस समय उसका थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक है। You have a bag of cotton and iron bar which indicates a mass of 100 kg when measured on a weighing machine. In reality, one is heavier than other. Can you say which one is heavier and why? देखो, इन्होंने फिर से वो नहीं कही है कि इसको वैक्यूम में नाप रहे हैं कि बिना वैक्यूम में नाप रहे हैं। क्वेश्चन बहुत परफेक्ट नहीं है, कंडीशनल है क्वेश्चन। आप यदि इसमें लिख देते हो कि भाई यदि वैक्यूम क्रिएट करके हम नापेंगे और दोनों इक्वल होगा तो एकदम 100% सही होगा मेरे दोस्त। कैसे नहीं सही होगा? इन्होंने तो लिखा नहीं है क्वेश्चन में कहीं कि एयर में हम नाप रहे हैं, जबकि वो उन्होंने फ्री फॉल के कंडीशन में उन्होंने बताया है कि फ्री फॉल कंडीशन इज अप्लाइड ओनली व्हेन देयर इज नो अदर फोर्स। लेकिन दिमाग खोल के रहो, दिमाग खोलो, क्योंकि ये ब्यूएंसी पे चैप्टर के जस्ट बाद है, तो उन्होंने इसको समझाने के लिए क्वेश्चन दिया है। तो आपको मान लेना पड़ेगा कि नॉर्मल एयर अवेलेबल है और उस समय ये वेट क्या कंडीशन होगा। तो नॉर्मल है, जब आप कॉटन यानी रुई को आप रखेंगे तो रुई 100 केजी का रुई का बक्सा तो बहुत बड़ा होगा। तो जब बहुत बड़ा होगा तो नीचे से हवा उसको ज्यादा ऊपर की तरफ ऑफ थ्रस्ट लगा रहा होगा, और मशीन उसको यदि 100 केजी नाप रहा है, समझ गए, और अपथ्रस्ट लगने के बावजूद, जबकि लोहे पे अपथ्रस्ट कम होगा, तो इसका मतलब कि जो रुई का या कॉटन का वजन, एक्चुअल वजन ज्यादा होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे से धक्का दे रहे हैं, उसके बाद नीचे से जो हवा धक्का दे रही है उसके बावजूद भी वो 100 केजी बता रहा है, और लोहा भी 100 केजी बता रहा है, जबकि उसमें अपथ्रस्ट कम होगा क्योंकि उसका एरिया कम होगा। 100 केजी में तो छोटा सा एक टुकड़ा उठा लोगे तो लोहा का 100 केजी हो जाएगा, लेकिन उस 100 केजी के लिए बहुत बड़ा एक ट्रक हमको लगता है कि इस्तेमाल हो जाएगा, छोटा ट्रक, तो उसमें अपथ्रस्ट ज्यादा है, उसके बाद भी 100 केजी बता रहा है और ये भी 100 केजी बता रहा है। इसका मतलब एक्चुअल वेट विदाउट एयर यदि हम नापेंगे, जो एक्चुअल वेट है, एक्चुअल जो उसका कॉटन बैग का जो एक्चुअल मास है, दैट विल बी द हायर, क्योंकि फाइनली इसका जो न्यूट्रलाइज कर रहा है अपवर्ड एयर के चलते, जो अपवर्ड अपथ्रस्ट फोर्स है वो कॉटन में ज्यादा है। ठीक है ना। तो क्या होता है, ट्रू वेट इज इक्वल टू अपरेंट वेट प्लस अपथ्रस्ट, जो इसमें दिख रहा है प्लस अपथ्रस्ट है। ठीक है। Hence both showing same mass, actual mass of cotton bag will be higher. Relative density क्या है? The relative density of a substance is the ratio of its density to that of water. Water के रिस्पेक्ट में किसी की डेंसिटी किस रेशियो में है, उसी को रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। क्योंकि रिलेटिव क्वांटिटी अप एंड डाउन दोनों, ऊपर एंड नीचे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों एक ही क्वांटिटी है, इसलिए इसका कोई ऐसा यूनिट नहीं होता है। ठीक है। चल, तो आते हैं फटाफट हम लोग एक्सरसाइजेज पे। कुछ एक्सरसाइजेज है। हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंजेज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ? क्या फॉर्मूला है, बताओ फटाफट, रिकॉल करो। एफ इक्वल टू G m/r²। अब r को r/2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर करोगे तो 4 टाइम बढ़ जाएगा, तो 4f हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला पे निकाल दो। दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट इन ऑल ऑब्जेक्ट इन प्रोपोर्शन टू देयर मास। ठीक है, व्हाई देन ए हेवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन ए लाइट ऑब्जेक्ट? ये मैंने पहले भी बताया। नॉर्मल कंडीशन में इसको मान लिया जाता है कि कोई एयर नहीं है। ठीक है, नॉर्मल जो फॉर्मूला है दैट इज बेस्ड ऑन द फ्री फॉल का जो फॉर्मूला, ये फ्री फॉल की बात है। तो फ्री फॉल में हम मान लेते हैं केवल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते जो एक्सेलरेशन होगा दैट डजंट डिपेंड ऑन मास। एक्सेलरेशन जो आप निकाले हो, देखो एक्सेलरेशन ये आता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू G m/m²। तो m जो है वो अर्थ का मास है मेरे दोस्त, ये ऑब्जेक्ट का ही अर्थ का मास है, अर्थ का मास, कंफ्यूज नहीं होना। एक्सेलरेशन डजंट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो गिर रहा है, फिर बराबर गिरेगा। सिंपल सा है। कंडीशन एक ही है कि हमें फ्री फॉल वाले कंडीशन में एयर नहीं है।
ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस, मास ऑफ द अर्थ। देखो यार, इसमें सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें 1 kg में कितना लगेगा, फॉर्मूला आपको इस्तेमाल का क्या करना है, ये है बहुत इजी है, फोर्स निकाल लोगे तो यही आएगा 1 kg के ऊपर। ठीक है, इस पर डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड आंसर है। The earth and the moon are attracted to each other by gravitational force. Does the earth attract the moon with the force that is greater or smaller, or the same force which is the moon attracts the earth? Why? यार देखो, तो क्या होता है, G इजिकल टू एम, एम एम मतलब एक एम अर्थ का है, दूसरा एम मून का है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और जब अर्थ से, अर्थ को मान लेते हैं, अर्थ से उसका फोर्स निकाल रहे हो, तो दैट जी इजिकल टू एम एम बाई आर। और जब मून से निकालेंगे अगेन जी एम 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 बाई आर स्क्वायर है। तो जितना फोर्स अर्थ का उस पे लग रहा है उतना ही फोर्स मून का भी अर्थ पे लग रहा है। दिक्कत क्या है, जो अभी मैंने बताया कि मास ऑफ द अर्थ इज वेरी हाई। ठीक है, तो इस जो फोर्स दोनों में इक्वल है, बट एक्स जो मूवमेंट वाली वेलोसिटी की बात जो हो रही थी, जो मूव कर रहा है, क्योंकि इसका मास ज्यादा है, तो ये एक्सेलरेशन जो है इसका एफ एम एम ए, वो एक्सेलरेशन जो है उसको फाइनली दोनों में फोर्स, यदि दो ऑब्जेक्ट में फोर्स बराबर लगेंगे, इन दैट केस मास जिसका ज्यादा होगा उसकी एक्सेलरेशन कम हो जाती है, बट नॉर्मल दोनों केस में फोर्स बराबर लगेगा। ठीक है, यहाँ देख लो, इससे यही फॉर्मूला आता है और दोनों फाइनली इक्वल होगा। ठीक है, if the moon attracts the earth, why does earth does not move towards the sun? अभी तुमको मैंने बताया नॉर्मल कोर्स में इसलिए मूव नहीं करता है कि एक्सेलरेशन, देखो क्या है, दोनों अभी क्या, जस्ट इससे पहले क्वेश्चन में क्या है, दोनों के फोर्स बराबर है। अर्थ जितना फोर्स लगा रहा है मून पर, उतना ही मून लगा रहा है अर्थ पे। ठीक है, तो जब अर्थ मून पे फोर्स लगा रहा है तो F इजिकल टू ए में, तो एक्सेलरेशन जो है वो निकलेगा कि, तो वो कितना होगा, उसका एक्सेलरेशन मान लो कि तुम अर्थ के अर्थ के चलते मून पे जो एक्सेलरेशन है, अर्थ के चलते मून को खींचेगा, तो मून के में जो एक्सेलरेशन आएगी मान लिया वो जी है, और मून जब अर्थ को खींचेगा तो अर्थ का जो एक्सेलरेशन आएगा वो ए है। तो अब ये फॉर्मूला दोनों में, चूंकि दोनों का फोर्स बराबर है, अभी देखा आपने, एम जी एम ई मतलब मास ऑफ द अर्थ ए, और एम एम माने मास ऑफ द मून इनटू जी। ठीक है, तो अभी इसको देखोगे तो इट विल कम्स एक्सेलरेशन 0.012 जी, मतलब कि जितना अर्थ खींचेगा मून को, जो मून को एक्सेलरेशन होना चाहिए उसके रिस्पेक्ट में 1.2% है। बट इसके चलते थोड़ी बहुत हलचल तो अर्थ में होती ही है, मून तो पूरा चक्कर काटता ही रह जाता है, अर्थ में भी होती है। और जो मैंने पहले बताया वो 1700 किलोमीटर जो अर्थ से नीचे है उस सेंटर के चारों तरफ वो घूमता है, और हाई टाइड एंड लो टाइड के समय भी इसका असर दिखता है। ठीक है, अपरेंटली ये मूव नहीं करता है ड्यू टू वेरी हाई मास। ठीक है, चलते आगे आते हैं। व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड? मास एक बार डबल करोगे, मास के प्रोपोर्शनल होता है तो फोर्स डबल हो जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड, डिस्टेंस डबल, डिस्टेंस का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो डबल करोगे तो 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर 4, और ट्रिपल करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, तो 9 टाइम्स घट जाएगा, डबल करोगे तो 4 टाइम्स घट जाएगा, तो F/4 होगा, F/9 होगा। और दोनों का मास बढ़ा दिए, तो जहां m था वो 2m हो गया, जो
स्मॉल m था वो भी 2m हो गया, तो 4m हो जाएगा, यानी कि 4f हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आंसर है इसका। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? पहला तो यही है कि तुम धरती पे ठीक से चल ही नहीं जा सकते थे, क्रिकेट खेल ही नहीं सकते थे बढ़िया से, चलने हवा में उड़ते रह जाते, ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते ही धरती पे तुम्हारी सारी एक्टिविटी हो रही है। तो सारी चीजों को उसने बाइंड करके रखा है अपने से। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, पृथ्वी जो गर्द अर्थ है जो मूव करती रहती, तुम फेंकाते रहते, वो बांध के रखी हुई, तो तुमको क्या हुआ, एक तरह से तुम और पृथ्वी एक ही ऑब्जेक्ट की तरह चलते हो, इसलिए तुमको अर्थ जो मूव करता था तुमको पता भी नहीं चलता। ठीक है, द मोशन ऑफ द मून एंड आर्टिफिशियल सेटेलाइट जो ऊपर घूमता रहता है, देखते हो, जैसे कि तुम टीवी देख रहे हो, बहुत सारी चीज़ें देख रहे हो, कम्युनिकेशन है सैटेलाइट के माध्यम से, वो इसी के चलते होता है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ कीप्स द एटमॉस्फेयर क्लोज टू अर्थ, ये हवा हुआ भी उड़ जाता है यार, तो सांस लेने के लिए तुमको पाइप लगाना पड़ता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता तो ये जो पौधों को कुछ नहीं मिलता, आग लग जाता, मैंने हर चीज को आग भी नहीं लगता क्योंकि ऑक्सीजन भी नहीं होता, बट ये पौधे नहीं होते हैं, उनको कहाँ से खाना मिलता, उनको कहाँ से मास्क लगाते। द टाइड्स ऑफ द सी ड्यू टू मून एंड सन, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते होता है। एंड द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड सन, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स के होता है, जिसके चलते सीजन चेंज होते रहते हैं। और मून तुम्हारे चारों तरफ घूमता रहता है, तभी तो आप कभी चांदनी चौदहवीं के चांद गाना गाते हो, हैं? ठीक है, चलो आगे आते हैं। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल? फ्री फॉल में एक ही कंडीशन है कि केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लगना चाहिए, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही केवल एक्ट करेगा। तो वो कितना होता है? इट इज अ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा सा इसको थोड़ा गलत लिखा गया, थोड़ा देख लेना। चलो, 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलते हैं आगे आते हैं। What do we call the gravitational force between Earth and the object? The gravitational force between the Earth and object we call the weight. Weight and mass में पढ़े। It also equal to the product and acceleration due to gravity and mass of the object. सीधा सा है। It is mg, m into g, g the gravitation, acceleration due to gravitation. ठीक है। Amit buys few grams of gold at the poles as per the instruction of one of his friend. He hands over the same when he meets at the equator. Will the friend agree with the weight of the gold? गोल्ड का सामान है भैया, एक एक ग्राम को ध्यान से देखता है लोग, हैं? इफ नो वाई, तो वेट क्या होता है? एम इंटू जी। अभी आपने पढ़ा क्या होता है, जी कहाँ ज्यादा होता है, कहाँ कम होता है? जी जहां वहां ज्यादा होगा, कहाँ ज्यादा होगा? जहां आर कम होगा। बात समझ गए? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जो फोर्स है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ है। तो क्या होता है कि इक्वेटर पे रिस्पेक्टिवली, बहुत प्रोमिनेंट नहीं होता है, रिस्पेक्टिवली जी थोड़ा कम होता है। तो जब कम होगा तो वहां से नाप के लाया, एम जी, मास इंटू जी, मास तो वही रह गया, बट जी यहाँ आके घट गया, तो उसका वेट, एपरेंट वेट यहाँ पे उतना नहीं होगा, इसलिए उसका दोस्त कहेगा भैया चोरी कर लिया है। ये तो जस्ट समझाने के लिए क्वेश्चन सब है, इसको ध्यान देना है बस, आते आते हैं। तो आप लोग भी क्या करोगे, इसको अगला थर्ड पार्ट में बचा हुआ क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, और जो टनल वाली कहानी है इसको मैंने थर्ड पार्ट में रखा है। तो टनल वाली कहानी थर्ड पार्ट में हमें कहेंगे, और उस जो ग्रेविटी इंजन की बात थर्ड पार्ट में करेंगे, साथ साथ कुछ एक्सरसाइजेज भी करेंगे। तो इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कुछ अपने कमेंट्स दो। मैं तो अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो अच्छा लगे तो बहुत ही बढ़िया।